हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज जैसा कि हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज उन्हीं लेक्चर सीरीज में और चीज़ों को देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज़्यादातर प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इवन आज का जो लेक्चर है उसमें प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। ठीक है। सेकंड ये है कि अगर मान लो पूरे ईयर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कोई डिबेट चलती है जीआई टैग को लेके या आईपीआर को लेके। फॉर एग्जांपल कि जिस समय 2020 था, कोरोना ईयर में जो है वो डिबेट जो है वो चल रही थी। वो डिबेट क्या थी वो भी आपको समझाऊंगा। और उस ईयर मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि मेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन क्या था? लेकिन मेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, उस साल प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। और वो क्वेश्चन क्या था वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप हमारे यहाँ पे जो है वो कोचिंग ले सकते हैं। और अगर आप सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है हमारी मेंटोरशिप के नीचे जो है, इन्हीं फीचर्स के नीचे जो है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, ताकि एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए क्वालिफाई करना और ज़्यादा इजी हो जाए। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा सब लोगों ने कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर होगा। ठीक है। आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, जिसके चलते उस टेबल को सीखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, जीआई टैग क्या होते हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा, और कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें ये नहीं पता ट्रेडमार्क और पेटेंट और कॉपीराइट में क्या फ़र्क है, तो वो सारे के सारे कंफ्यूजन आपके इसमें क्लियर होंगे। प्लस इसके सिवाय ये डिफरेंस हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। एक तो डब्ल्यूटीओ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डब्ल्यूटीओ के अंदर जो है वो क्या मैकेनिज्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। और ये देखेंगे डब्ल्यूआईपीओ है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या रेलेवेंस है और दोनों में डिफरेंस क्या है, कि दोनों अगर एक ही चीज़ के बारे में बात करती हैं तो डिफरेंस क्या है ये बताइए। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि भारत में जो है वो जीआई टैग, उसके बारे में क्या डिबेट है और क्या क्या चीज़ें जो है वो होती हैं। और इन सब से संबंधित जो भी इश्यूज हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि एक आर्टिकल आया था आज जो है आजकल के आसपास ही द हिंदू में, कि अमेरिका ने जो है वो चैट जीपीटी के ऊपर केस कर दिया। और केस ये किया है कि क्या चीज़ें हैं जो उनको रिमूव करनी होगी। कि अमेरिकन कंपनीज की कुछ पिक्चर्स हैं जिनको चैट जीपीटी एज इट इज यूज़ कर देता है, बस कलर जो है वो ब्लैक कर दिया जाता है या कलर में कोई चेंजेस कर दी जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने केस किया। अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी आने वाले समय में। ठीक है। तो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो होते क्या है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट्स, ये वो लीगल राइट्स हैं जो ग्रांट किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को ओवर द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को। मान लो आप में से किसी व्यक्ति का नाम है पर्सन ए, कोई भी बंदा है उसका नाम है पर्सन ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अपनी पूरी लाइफ जो है वो किसी चीज़ पे लगा देता है, रिसर्च एंड एनालिसिस पे। रिसर्च एंड एनालिसिस करता है किसी चीज़ के ऊपर। अब 10 साल मान लो इसने अपनी ज़िंदगी के उस रिसर्च को दे दिए। अब अपनी ज़िंदगी के 10 साल उस रिसर्च को देने के बाद जो है वो इसने कोई चीज़ इन्वेंट की। अब जब इसने वो चीज़ इन्वेंट की है तो अब इसको जो है वो कोई ना कोई फ़ायदा मिलना चाहिए कि इसने इन्वेंशन की, और लोगों को जो है वो इसने टेक्नोलॉजी दी है। मान लो इसने कोई दवाई जो है वो उसकी रिसर्च की थी और कोई दवाई ऐसी बना दी जो अब मौजूद ही नहीं थी राइट नाउ। तो वो जो इसने इन्वेंशन की है, जो इसने जीवन के 10 साल 12 साल 15 साल जो दिए हैं किसी इन्वेंशन को, उस चीज़ के चलते इसको क्या क्या फ़ायदे मिलने चाहिए उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करता है आईपीआर। यानी कि आईपीआर क्या हुआ, ये वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति को दिए जाते हैं, जो वो लीगल राइट्स जो किसी भी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जो उसने अपने इंटेलेक्चुअल यानी कि अपने ब्रेन को यूज करते हुए कोई इन्वेंशन जो है वो की है, कोई इन्वेंशन जो है वो की है। ठीक है। अब
वो इन्वेंशन जो है वो हो सकता है कोई किताब लिखी हो उसने, हो सकता है कोई म्यूजिक बनाया हो, ठीक है। तो कमर्शियल सिंबल, नेम, इमेजेस, ये सब चीजें जो है वो इसमें ऐड कर दी जाती है ताकि इसको जो है वो कोई नुकसान जो है वो ना हो। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट, आईपीआर का स्कोप जो है वो क्या होता है? क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट्स देना उस चीज को यूज करने के लिए, यही जो है वो आईपीआर का बेसिक सोर्स होता है। कवर अ रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंडेवर्स, ये काफी सारे एंडेवर्स को जो है वो क्रिएट करता है। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, मेजरली मान लो अब इसको आईपीआर जो है वो दे दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे से होगा कि सर इसको आईपीआर जो है वो कितने समय के लिए दिया जाता है? वो डिपेंड करता है कि कॉपीराइट है, पेटेंट है, और सबकी आईपीआर जो है वो अलग है। जैसे इंडिया के केस में जीआई टैग दिए जाते हैं, जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। और इसका जो मेन मकसद है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आपने इन्वेंशन की है उसके चलते आप 10 साल तक पूरा मोनोपोली रखो, अपनी पेटेंट अपने नाम पे रखो, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके नाम यूज करके जो है वो चीज नहीं बेचेगा आपकी परमिशन के बिना। तो ये लगभग कुछ समय तक, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम तक जो है वो प्रॉफिट इससे लेगा। उसके बाद उस समय के निकलने के बाद जो है वो इसको अपना जो कॉपीराइट इसको मिला होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो इसके पास होंगे, वो जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसको रिन्यू करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता है? इसका आंसर है यस, करवाया जा सकता है। तो ये दोबारा एप्लीकेशन डाल के जो है वो उसको रिन्यू करवा सकता है, ठीक है। अब ये तो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। अब दूसरी चीज समझो, अगर मान लो इस व्यक्ति ने कोई इन्वेंशन की, अब वो इन्वेंशन इसने जो की है वो किसी ऐसी बीमारी की इन्वेंशन की है जो ज्यादातर पूरी दुनिया में जो है वो गरीब नेशंस में वो बीमारी जो है वो बहुत प्रचलित है। अब क्योंकि वो गरीब देशों में प्रचलित है तो और इस व्यक्ति को जो है वो उस चीज के आईपीआर मिल चुके हैं। अब अगर इसको आईपीआर मिल चुके हैं तो क्या ये गरीब देशों को वो बेचेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। मान लो ये व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश काइंड ऑफ नेचर का है और ये प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब इस चीज के चलते वो सेल नहीं कर रहा। इनको, जो गरीब नेशंस है, गरीब नेशंस में लोग इतने जो है कैपेबल नहीं है कि वो जो है वो उस चीज को खरीद पाए। मान लो अफ्रीका के किसी देश की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसी चीज के लिए जो एक सोल्यूशन लाया गया था वो था कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग ये था कि अगर मान लो कोई महामारी फैली हुई है या फिर कोई बीमारी जो है वो काफी लोगों में फैली हुई है, और उसको जो है वो हमने क्या करना है, ओवरटेक करना है। और उसके लिए जो है हम इस चीज को जो है वो खत्म कर सकते हैं ताकि उसमें जो है लोगों की जान जो है वो संबंधित है, या उस चीज को बचाने के लिए ऐसा जो है वो किया जा सकता है। तो अभी तक आपको आईपीआर के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया लग गया होगा कि आईपीआर क्या होता है, ठीक है। लीगल फाउंडेशन की बात करें तो आईपीआर के बारे में बातें जो है वो सन 1883 के आसपास ही चलनी शुरू हो गई थी। यूरोपियन नेशंस ने जो है वो पहले आईपीआर का आइडिया सोचा था, ठीक है। तो इन्होंने पेरिस कन्वेंशन नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया था। कौन सी कन्वेंशन? यूरोप में सोचा गया 1883 में। और उस समय क्यों सोचा गया ये बताइए? उस समय सोचने का जो मेजर एम था या मकसद था वो आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। अब जैसे ही मैंने बोला कि यूरोप में ये आइडिया जो है वो सबसे पहली बार सोचा गया, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का जो है माइंड इस तरीके से काम किया होगा कि सर उस समय तो ग्लोबलाइजेशन तो इतनी हुई नहीं थी, तो उस समय सोचने का क्या फायदा, ठीक है। अगर आप उस समय के इतिहास को देखेंगे तो आप ये चीज जान पाएंगे कि इस वाले रीजन में जो है वो बिग 4 सुपर पावर्स जो है वो हुआ करती थी, ठीक है। पहले थे ब्रिटिश, दूसरे थे फ्रांस, तीसरे थे डच, ठीक है, और थे पोर्चुगीज। ये चारों की आपस में फाइटिंग जो है वो चलती रहती थी, किस चीज के बीच में? कॉलोनीज के बीच में, कि कौन जो है वो किस देश को अपना गुलाम जो है वो बनाएगा। और यहाँ पे जो युग चल रहा था उस समय, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो चल रही थी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जो है वो नई नई इन्वेंशन रोजाना जो है वो होती रहती थी। अब इन्वेंशन जो है वो एक देश दूसरे देश की यूज ना कर ले, इस वजह से यूरोप में ये पहली बार आइडिया सोचा गया। और 1883 में जो है पेरिस नाम की कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन जो है वो लाई गई, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के चलते लाई गई थी। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी दिक्कत है आप सब लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब इसको एक बार रीड करते हैं। आर्टिकल 27 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आउटलाइन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आर्टिकल 27 है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, तो वो इसकी बात जो है वो उसके द्वारा की जाती है बात। सेकंड, रिकॉग्नाइज द राइट टू बेनिफिट द प्रोटेक्शन ऑफ मोरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट, ताकि उस व्यक्ति ने जो अपना समय दिया उस रिसर्च को, जो अपना पैसा दिया, मटेरियल दिया, तो वो भी जो है उसका वापस आ पाए, तो इसी वजह से उसको ऑथरशिप जो है वो दी जाती है। इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो पहली बार जो है वो पेरिस कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है 1883 में जो है वो पहली बार आया था, और उस समय जो है वो पहली बार रिकॉग्नाइजेशन दी गई थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, और वहीं पे वो आइडिया इमर्ज किया था। सेकंड, बर्न कन्वेंशन हुई थी 1886 में, उसके 3 साल बाद, ठीक है, और उसमें ये था कि 1883 वाली जो कन्वेंशन हुई थी उसमें जो इन्होंने साइन किया था, उसमें इंडस्ट्रियल चीज़ों को लेके या मशीनरी को लेके वो साइन हुआ था कि ये मशीनरी की हमने डिस्कवरी की, इसको कोई और कॉपी करके जो है वो नहीं कर सकता यूज़। लेकिन जो उसके 3 साल बाद कन्वेंशन हुई, तो उसमें लोगों ने देखा कि किताबों के केस में भी तो ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द लोग कोई किताब लिखते हैं और उसी स्टोरी को जो है वो किसी और राइटर के द्वारा किसी और लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से वो कई बार ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, और जिस व्यक्ति ने लिखी है वो इतना जो है वो फेमस नहीं हो पाता। लेकिन सारी की सारी रिसर्च जो है वो उस व्यक्ति की है, उस दूसरे ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहानी की ट्रांसलेशन की है। इस चीज़ के चलते 1886 में जो है वो बर्न कन्वेंशन जन्म लेती है, जिसमें लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को जो भी है, ठीक है, तो उनको भी कंसीडर जो है वो किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डब्ल्यू आई पी ओ जो है वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर मकसद है वो इन्हीं 2 कन्वेंशंस को ये आगे लेके बनाई गई। उसके बाद ये हुआ था कि आगे चल के, लेकिन WIPO में जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था। उसको सॉल्व करने के लिए जो रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया, वो वर्ल्ड ट्रेड नाम की ऑर्गेनाइजेशन में एक विंग बनाया गया, जिसको नाम देते हैं TRIPS, ट्रिप्स, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिप्स नाम का जो मैकेनिज्म है या फिर जो विंग है, वो इस चीज के बारे में डील करता है अगर दो लोगों की आपस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चलते कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि उसके बारे में क्या डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको अगर हम लीव करते हैं, जिसने बेसिक डेफिनेशन जो है वो देनी शुरू की थी, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में क्या डिस्टिंक्शन होनी चाहिए और इनके जो राइट्स हैं वो कितने सालों तक होने चाहिए, वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ओवरसीइंग एंड फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। कॉन्टेम्पररी रेलिवेंस, आज की डेट में इसकी क्या रेलिवेंस है? क्रूशल इन द मॉडर्न द फास्टिंग इनोवेशन प्रोटेक्शन क्रिएटेड, ठीक है, कि आज के टाइम पे जो है वो नॉलेज के जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, तो इन्वेंशन का भी विस्तार हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजी हो गया, तो इस चीज़ के चलते ही WIPO जो है वो वर्क करता है। WTO की बात करें तो उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो इस चीज़ के बारे में संबंधित है। इंडिया जो है वो मेंबर है WTO का, तो वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर आधारित जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फॉलो करता है और उनको जो है वो मान्यता देता है, ठीक है। इंडिया जो है वो इस चीज़ के बारे में कमिटेड है कि हम ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो चीज़ें हैं उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ट्रिप्स सेट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट मेंबर कंट्री मस्ट फॉलो। मेंबर कंट्रीज को क्या फॉलो करना चाहिए, वो जो है कौन बनाता है? ट्रिप्स बनाता है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि WIPO का इंडिया मेंबर है या नहीं है, तो इसका आंसर है यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WIPO, ठीक है। और प्रेजेंटली WIPO जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स की प्रमोशन के लिए जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। अगर उस चीज़ के बारे में देखें कि कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजॉल्व करेगा, तो उसके लिए जो है WTO सबसे आगे है, ठीक है। तो ये बॉक्स मैंने बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी वजह से मैं स्क्रीन के साइड में हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ों को लिख सकते हैं। ये बॉक्स जो है वो नॉर्मली आपको चीज़ें अलग अलग मिलेंगी लेकिन लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब मेजर चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मेजरली जो है वो इस चीज़ के ऊपर पूछा जा सकता है, टेन्योर के ऊपर पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछने की संभावना जो रहती है वो इस चीज़ के ऊपर रहती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सब्जेक्ट क्या है इनका,
पेटेंट किस चीज के बारे में दिया जाता है, ट्रेडमार्क का मेजर मकसद क्या है, तो इन चीजों को डिजाइन जो है वो क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लीगल प्रोविजन जो है वो इतने नहीं पूछने की संभावना और ना ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो है वो ये देखते हैं कि सर पेटेंट जो है वो क्या होता है और इसका मेजर मकसद क्या है। सबसे पहले लीगल प्रोविजन भी एक बार रीड कर लेते हैं कि पेटेंट एक्ट जो है वो इस चीज से डील करेगा 1970। ठीक है, रूल्स इसके बारे में बनाए गए थे 2003 में। 14, 16, 17, 19, 20 और 21 हर साल जो है वो रूल्स में कोई ना कोई चेंजेस आ जाती है। लेकिन अगर मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो वो क्या है, मस्ट क्वालिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग नोवल इन्वेंशन एंड हैविंग इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। कोई भी ऐसी चीज जो नॉवल की फॉर्म में है, जो इन्वेंशन की फॉर्म में है और जिसकी कोई रेलेवेंस है इन द इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस चीज की रेलेवेंस है, तो उसको क्या नाम दे दिया जाएगा, उसको नाम दे दिया जाएगा पेटेंट का। और वो जो है वो कितने साल तक इस चीज को एंजॉय कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स तक वो इस चीज को एंजॉय कर सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो है वो क्या आ गया, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, सबसे पहले कौन सा लीगल प्रोविजन है जिसके बारे में डील करता है, तो वो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और इसके बारे में रूल्स निकाले गए थे सन 2017 में। अब मेजर इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या है उसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देखो ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, कई बार आपने देखा होगा कि किसी कंपनी का लोगो लगा और लास्ट में ऊपर लिखा होता है टीएम, जैसे लोगो लगा किसी कंपनी का ऊपर लिखा होता है टीएम, तो वो ट्रेडमार्क ही है जो एक्चुअल में लिखा होता है। और इसका मेजर सब्जेक्ट क्या होता है, इसका मेजर सब्जेक्ट होता है नेम, लोगो, डिजाइन फॉर अ बिजनेस और कमर्शियल बिजनेस। कोई भी कमर्शियल बिजनेस है उसका जो नेम है, उसका जो लोगो है, उससे संबंधित जो चीजें हैं उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि पानी के लिए सबसे फेमस कंपनी क्या है, जब आप बाहर कहीं जाते हो तो पानी किस कंपनी का खरीदते हो आप, बिस्लैरी का। ठीक है, अब उसी के नाम पे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वैसा ही नाम लिख देते हैं, बस बिलसैरी लिख देते हैं, उसको एक आई गायब कर देते हैं, बी जो है वो किसी और तरीके से लिख देते हैं। उनका मेजर सा मकसद जो है वो यही होता है कि हमारी चीज जो है वो बिकनी शुरू हो जाए। और इस चीज के चलते जो है वो ट्रेडमार्क के चलते इन्होंने रूल्स बनाए सन 1999 में। क्योंकि अगर मान लो पेटेंट हो रखा है उस चीज को तो बना नहीं सकते, लेकिन उसका नाम तो यूज कर सकते हैं, उसी के नाम पे हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से जो है वो ट्रेडमार्क का ये फायदा है। और इसमें जो है वो लगभग 10 साल के लिए दिया जाता है और दोबारा हम उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो कंपनीज जो है वो रिन्यू करवाती रहती है, 10 साल के लिए ले लिया, उसको दोबारा रिन्यू करवा दिया। ठीक है, और उसको रिन्यू करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस जो है जिसकी पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके चलते वो रिन्यू हो जाता है। अब दो चीजें हैं, दोनों चीजें क्लियर होगी आप लोगों को। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया डिजाइन। अब क्वेश्चन आएगा कि सर डिजाइन क्या होता है। ठीक है, डिजाइन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। डिजाइन के केस में पहली चीज जो है वो ये होगी कि डिजाइन एक्ट 2002 और 2021 में इसकी अमेंडमेंट जो है वो की गई थी। और इसका मेजर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, न्यू और ओरिजिनल डिजाइन। ठीक है, मान लो कोई ऑर्नामेंटल है, कोई गोल्ड या सिल्वर की कोई चीज है, उसका नया डिजाइन हमने बनाया। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी विजुअल से संबंधित है, जो हमारी आईज से संबंधित है, जिसको हम देखते हैं, तो वो जो है वो इसमें डिजाइन के केस में आ जाता है। ठीक है, और उसकी जो है इंडस्ट्रियल रेलेवेंस भी होनी चाहिए, उस चीज को सेल किया जाना होना चाहिए। इसकी जो टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो 10 + 5 ईयर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15 साल के आसपास होती है। नेक्स्ट आ गया कॉपीराइट। अब आप पूछोगे कि सर कॉपीराइट में क्या फर्क होता है, जो आपने चीजें बताई हैं इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं है, तो लेकिन कॉपीराइट में थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। कॉपीराइट बेसिकली क्या होगा, कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी लगाई गई है, आर्टिस्टिक है, लिटरेचर से संबंधित है, म्यूजिकल है और विजुअल वर्क है, तो उसको जो है वो कॉपीराइट के केस में डाला जाएगा। ठीक है, मान लो आपने जो है वो आज कोई गाना गाया और आपने उसके लिरिक्स जो है वो खुद लिखे हैं, कंपोजिशन आपने खुद बनाई है, वो गाना जो है वो आपने बनाया और उसको किसी और ने कॉपी कर लिया, तो वो उस पर कॉपीराइट का केस जाएगा, उस पर पेटेंट नहीं कर सकते हम लोग। पेटेंट जो है वो किस चीज़ों के बारे में होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके जो
टर्म है प्रोटेक्शन का वो भी कम होता है, वो 20 साल होता है। लेकिन कॉपीराइट के केस में वो लाइफ टाइम होता है कई बार। मान लो किसी सॉन्ग का कोई ऑथर है तो वो 60 ईयर्स के लिए पेटेंट हो जाता है कि जब तक उसके जीवन है तब तक वो उसी के नाम पे रहेगा, कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसी को कुछ कॉपी करना है तो वो अपने बीच में कंडीशंस जो है वो फुलफिल करके उसका गाना जो है वो यूज कर सकता है और उसका दोबारा रीमेक बना सकता है। ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ऑथर वाला समझ आ गया आपको, लाइफ टाइम। तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 साल जो है, 50 to 60 ईयर जो है वो कॉपीराइट के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो आ गया ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। कौन सा आ गया? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। इसको एक बार समझते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के चलते जो है वो रूल्स बनाए गए थे सन 2000 में, जीआई रूल्स जिसको बोलते हैं। और पहली बार जो बने थे वो सन 1999 में बने थे। अब कोई भी एरिया होता है, जैसे हम जो है राइट नाउ कहाँ पे है, उदयपुर में हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो वर्क करता है। आपका अपना एरिया होगा, हर इलाके की अपनी कुछ चीजें होती हैं, उसके चलते कोई स्पेशल आइटम जो है वो वहाँ की फेमस होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली बनारस में जो है एक मैंगो को, ठीक है, तो जीआई टैग मिला था तो वहां पे वो फेमस है। ठीक है, अब हर इलाके में जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मिठाइयाँ फेमस है बंगाल वाले इलाके में या उड़ीसा वाले एरियाज में, तो वैसे ही हर एरिया का अपना अपना जो है वो क्या होता है, कुछ फेमस चीजें होती हैं। अब उस चीज के चलते जो है वहां के लोग जो है उस चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो मिल जाती है कि वहां के लोग जो है उस लोकल चीज का फायदा उठा पाए और उस चीज को आगे सेल कर पाए। उनको तो बेनिफिट मिले, प्लस लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके, जो उसको बनाने वाले हैं, फार्मर्स हैं, उन सबको भी फायदा मिल पाए। तो इस वजह से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ने जन्म लिया। ठीक है, और इसमें जो है वो बेसिकली ज्यादातर एग्रीकल्चर गुड्स होगी, नेचुरल गुड्स होगी जो अ, अपने आप ही उस एरिया में जो है वो पाई जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होगी, और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होगी, जैसे आदिवासी लोग हैं वो कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं, तो उन चीजों को इसमें रखा जाता है। और इसका जो मेजर समय है वो 10 साल का होता है, और रीपेमेंट के बाद अगले 10 साल का समय भी उनको मिल जाता है। इसी इसी को यूज करके जीआई टैग जो है वो बनाया गया है। और जीआई टैग में भी इसी वजह से देखेंगे कि 10 साल का टाइम जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और कॉपीराइट और जीआई में क्या फर्क होता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आ गया ट्रेड सीक्रेट। इसमें क्या होता है? ठीक है, ट्रेड सीक्रेट के लिए जो लीगल बैकिंग है वो आईपीसी के लॉज ही एप्लीकेबल होते हैं, जो ये लॉज मैंने आपको गिनवाए हैं। और कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे मान लो कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो इंडिया में और वर्ल्ड में बेची जाती है, अब उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं, फिर जाके वो टेस्ट आता है, तो ये जो सीक्रेट है ये बेसिकली ट्रेड सीक्रेट में आएगा। ठीक है, अब अगर मान लो किसी ने जो है वो उसको डिकोड कर लिया, मान लो उसने वो ड्रिंक जो है वो ली और उसमें ये पता कर लिया कि इसमें इतने लेवल के केमिकल्स जो है वो डाले जाते हैं, और उसने जो है वो लोगों को रिवील कर दिया, तो उसके ऊपर जो केस होगा वो इस चीजों को यूज करके होगा, और ट्रेड सीक्रेट यानी कि उसने रिवील जो है वो कर दिए। क्लियर ऑन दिस? इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लगभग लंबे समय के लिए बनी रहती है। ठीक है, उसके बारे में टाइम जो है वो मेंशन नहीं है। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा इन सब चीजों के ऊपर, बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब्जेक्ट के ऊपर पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है कॉपीराइट और पेटेंट में, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सालों के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको करवा दी हैं। लीगल बैकिंग पे क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं, और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। कारण ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि कोई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस इंफॉर्मेशन को याद करना। ठीक है, अगर पूछा भी जाएगा तो ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे कि खुद ब खुद वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आईपीआर पॉलिसी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित जो पॉलिसी है जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी, वो सन 2016 में अडॉप्ट की गई थी। कब अडॉप्ट की गई थी? सन 2016 में। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं कि नेशनल लेवल पे आईपीआर की जो पॉलिसी है 2016 में जो अडॉप्ट की गई थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, अगर ये द हिंदू में न्यूज में रहता है कि लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनका कुछ कहना है इस पे, या रिकमेंडेशंस आई है कि आईपीआर पॉलिसी जो हमने 2016 में बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, तो मेंस के लिए ये सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है, तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को जो है वो और सर्च कीजिए इसके बारे में।
द नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 ये कब अडॉप्ट की गई थी? 2016 में मई में अडॉप्ट की गई थी, और इसका विजन और डॉक्यूमेंट जो है वो ये है कि फ्यूचर डेवलपमेंट हो पाए आईपीआर के केस में, और इंडिया जो है वो उस चीज़ के फायदे जो है वो उठा पाए। जैसे आपको पता होगा, इंडिया के केस में हल्दी जो है वो उसको बहुत यूज़ किया जाता है, उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो उन चीज़ों को या फिर जो हमारी पुरानी दवाइयाँ हैं उनको यूज़ किया जाए बेहतर तरीके से, तो उसकी लीगल बैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इसके बारे में रूल्स निकालते। ठीक है, द पॉलिसी इज गाइडेड बाय क्रिएटिव इंडिया, इनोवेशन इंडिया। इंडिया को क्रिएटिव और इनोवेशन बनाने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें फ़ायदे जो है वो दिए जाते हैं। इस वजह से यूथ यानी कि यंगस्टर जो है वो और इनकरेज होते हैं इस चीज़ों को बनाने में, कोई ऐसी चीज़ जिसका आज तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में रजिस्टर जो है वो ना हुई हो। ठीक है, अब इसी चीज़ के चलते जो है वो कुछ लिंकेजेस हैं और उनको देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करें तो आईपीआर जो है वो इंडिया के केस में पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जो है बनाएगा, और उसके लिए कौन सा विंग रिस्पॉन्सिबल है? DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? आईपीआर से संबंधित कोई भी चीज़ देखने के लिए। और आप ये चीज़ भी अभी याद रखिए कि जीआई टैग्स, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स जो दिए जाते हैं वो भी इस डिपार्टमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, और ये किस मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्ट्री कौन सी आती है इसकी? तो वो भी आप याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वो इसको, इसके ऊपर यानी कि जो ऊपर पेरेंट मिनिस्ट्री है तो वो आती है। तो इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग अब बता सकते हैं। CIPAM क्या होता है? सेल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उसकी मैनेजमेंट को देखना, इन सब चीज़ों को देखना जो है वो ये करता है। द सेल CIPAM सेटअप अंडर द DIPP serve as a single point of reference for implementing the objective of national IPR policy। IPR पॉलिसी को लागू करने के लिए CIPAM जो है वो बनाया गया, और इसको काफ़ी सारे मैनेजमेंट के प्रोविजंस जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, WTO की बात करें तो WTO के अकॉर्डिंगली ही बनाया गया है। जैसे कि मान लो कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के नीचे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके नीचे काम करने वाला जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है DIPP। तो वैसे ही ये कुछ इस तरीके से है, WTO है, उसके नीचे जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करता है उसको ट्रिप्स का नाम जो है वो दिया गया है। तो उसी चीज़ के पैरेलली हमने भी इस चीज़ को यूज़ करके बनाया है। तो वही लिखा हुआ है कि WTO की जो कंप्लायंस है उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो इसको सेटअप किया गया है। अगर इश्यूज की बात करें, आईपीआर के केस में इश्यूज भी जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। ओके, सो पहला इशू जो देखा जाता है वो सेक्शन 3D ऑफ IPA यानी कि इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत जो पहला प्रॉब्लम है, और इसमें मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्जेक्ट अनलेस दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन प्रॉपर्टी कंसर्निंग एफिशिएंसी। अगर मान लो कोई न्यू फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है वो बनाना चाहता है तो उसको जो है वो नॉर्मली पेटेंट नहीं दिए जाते। अगर हल्का फुल्का मैच किया जाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि इस चीज़ के बारे में पेटेंट जो है वो पहले से ही ले रखा है। अब इस चीज़ के चलते जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो रिसर्च एंड एनालिसिस नहीं कर पाती। अगला जो कंसर्न है इंडिया के केस में वो कंपलसरी लाइसेंसिंग के चलते है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर देखें तो जैसे मान लो कोई फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में आई, और फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई, इंडिया में उन्होंने जो है वो अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया। अब क्योंकि उन्होंने इंडिया में प्लांट एस्टेब्लिश किया था, इस चीज़ के चलते उन्होंने कोई मेडिसिन का खोज कर दिया। अब किसी मेडिसिन की खोज की और भारत में उस चीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और उस चीज़ का इलाज भी नहीं है, तो अब सरकार इसको बाईपास कर सकती है कंपलसरी लाइसेंस के चलते कि आपको जो है हमें रिवील करना होगा कि कैसे आप लोगों ने बनाया। अब कैसे आप लोगों ने बनाया, जो व्यक्ति उस पर रिसर्च एंड एनालिसिस कर रहा है उसको क्या इंसेंटिव? वो अगर प्रॉफिट माइंडसेट से चल रहा है, वो लोगों की हेल्प जो है वो नहीं करना चाहता, तो वो क्यों उनको रिवील करेगा ये बातें? ठीक है, तो ये एक मेजर क्वेश्चन है। अब आपको रिसेंटली पता होगा कि इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते नेगोशिएशन चल रही थी। अब उस नेगोशिएशन में जो है वो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बार डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो इसी चीज़ ने इंडिया EU का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो इफेक्ट किया था। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट US की बात करें
ठीक है, तो यूएस के द्वारा एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट निकाली जाती है और उस वॉच लिस्ट में जो है कोई भी ऐसा देश जिसके मेजर इश्यूज आ रहे हैं मान लो, या फिर कई बार क्या होता है जानबूझ के किसी ना किसी नेशन को जो है वो उसमें टारगेट किया जाता है यूएस के द्वारा। ठीक है, अब इस वजह से ताकि उनकी कंपनीज जो है वो ग्रो कर पाए, तो ये भी एक मेजर इशू है। ठीक है, तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया जो है वो रहता है। डाटा जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो लूप होल्स का इस्तेमाल करती हैं और उससे जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट एक्ट जो है उसकी इन्फोर्समेंट के बारे में भी ये बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वीक है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि बिस्लैरी का पानी है, अब उसके नाम पे किसी और कंपनी का टैग लगा दिया जाता है और उसमें आई ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा दिया, एल लगा दिया। ठीक है, तो उस केस में फिर भी वो बिक रहा है। इसके ऊपर नहीं तो कोई ना कोई एक्शन लिया जाने चाहिए था। ठीक है, और इसी चीज से जो है वो क्रिएटर का इम्पैक्ट, क्रिएटर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें जीआई टैग्स की, तो जीआई टैग की सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसी चीज जो उस स्पेसिफिक उस ज्योग्राफी से संबंधित है तो उसको जीआई टैग का नाम दिया जाता है। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जीआई एक्ट 1999 जो इंडिया में लाया गया था वही रिस्पॉन्सिबल है जीआई टैग को लागू करने के लिए। और डब्ल्यूटीओ में भी मैंने आपको दिखाया था, जो डेफिनेशन दिखाई थी उसमें एक डेफिनेशन जीआई के ऊपर थी। ठीक है, और कितने देर के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फिलिंग का क्या प्रोसेस है उसको जानते हैं। पहले तो उसकी स्क्रूटिनी होती है, एग्जामिनेशन होता है कि वो जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के लिए सूटेबल भी है या नहीं है, एक्चुअल में वो चीज़ ज्योग्राफी से संबंधित है या इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी कोई भी उस चीज़ को बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, शो केस नोटिस जो है वो लगाया जाता है जिसमें ये क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करो, जो हमारे पास राइट नाउ इन्फॉर्मेशन है वो कम है। जैसे मान लो आपके एरिया में आपने जो जीआई टैग लेना है, तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फाइल की। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो है वो उस चीज़ की प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी होगी, एग्जामिनेशन होगा, चेक किया जाएगा कि एक्चुअल में ज्योग्राफी से संबंधित है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। उसके बाद ये होता है पब्लिकेशन एंड ऑपोजिशन। इस केस में ये होगा उस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा कि इस चीज़ को जीआई टैग मिलने वाला है, या फिर ये पाइपलाइन में है जीआई टैग मिलने की। अब अगर वही चीज़ जो है वो किसी और एरिया में फेमस है तो वो बंदा जो है वो ऑपोजिशन करना शुरू कर देगा उस चीज़ का, और उस चीज़ के चलते हमें पहले ही नॉलेज मिल जाएगी कि हमने जीआई टैग इस चीज़ को अभी दिया नहीं है, और जगह से भी जो है वो आवाज़ उतनी शुरू हो गई है। अगर उसके बारे में कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता, वो क्लियरेंस मिल जाती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, और जीआई टैग की जब लिस्ट निकाली जाती है तो उसमें जीआई टैग उस चीज़ को मिल जाता है। तो ये आसान सा सवाल है। अब जो मैंने आपको करवाया इसमें कुछ मुश्किल लगा नहीं। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और 2000 आगे 20 में भी पूछा था। ठीक है, 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको सॉल्व करने का मतलब नहीं बनता, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। कारण इसका ये है 2015 में ये न्यूज में था, उस चीज के चलते उस ईयर में इन तीनों में से कौन कौन सी चीज को जो है वो जीआई टैग मिला था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो है, जैसे आपने देखा होगा राजस्थानी, राजस्थान में क्या फेमस है, क्या फेमस है खाने में राजस्थान में। ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, बनारस के बारे में और तिरुपति के बारे में। इसका आंसर 1 और 3 था, सी था ऑप्शन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो जीआई टैग के रूल्स बनाए गए हैं 1999 के, वो कंपायर्स ऑफ विच किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पैरेलली बनाए गए हैं। आप लोगों को मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंगली ये क्लियर हो चुका होगा कि डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंगली जो है उन रूल्स को बनाया गया है। आईएलओ तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ क्यों बनाएगा, और ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन कितना इजी है ये। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते जो है वो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग डू कमेंट सेक्शन में जो है वो बिल्कुल लिखिए उसको, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू।